नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में सामने आई कंपनी की बड़ी लापरवाही। सुरंग में 40 नहीं 41 श्रमिक फंसे। स्थानीय लोगों ने हादसे को बताया दैवीय प्रकोप। राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन से प्रभावित हो रहे कई काम। 90% प्रधानाचार्यों ने छोड़ा पद। खेल महाकुंभ पर भी पड़ रहा असर। विभाग ने नियमावली की दिलाई याद। दोनों स्मार्ट सिटी के काम से जनता परेशान। निर्माण कार्यों पर आम जनता उठा रही सवाल। व्यापारियों ने बताई वीआईपी रोड के हाल। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा का भी हुआ समापन। ऐतिहासिक रही इस बार की यात्रा। और राजधानी में उत्तर प्रदेश डीपीएसपी की पत्नी की हत्या। बेटे ने लोहे की रोड से हमला कर मां को उतारा मौत के घाट। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी टनल में पिछले 7 दिन से 41 जिंदगियां फंसी हुई है। जी हां, आपने सही सुना है, 40 नहीं बल्कि 41 जिंदगियां फंसी है, जिन्हें बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम जारी है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभियान में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न जरूर हो जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसे हादसा नहीं बल्कि दैवीय प्रकोप बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन रहा और इस बीच कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि सिलकियारा सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। 7 दिन बाद इसकी जानकारी मिली है और 41वें व्यक्ति का नाम दीपक कुमार है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। जबकि 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन के बाद NHIDCL और नवयुग कंस्ट्रक्शन की ओर से 40 श्रमिकों के नाम और पते प्रशासन को उपलब्ध करवाए गए थे। अब जाकर 7 दिन बाद ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि इन सभी श्रमिकों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी जारी है, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभियान में कुछ न कुछ बाधाएं सामने आ रही है। और इन सभी चीजों को देखते हुए सिलकियारा पट्टी के लोग इसे हादसा नहीं बल्कि दैवीय प्रकोप बता रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यदायी कंपनी ने यहाँ के आराध्य देव बोगनाग की अनदेखी की है, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस टनल के ठीक ऊपर बासुकी नाग देवता और उसके ऊपर पहाड़ी पर बोगनाग देवता का मंदिर था, जिसे सुरंग निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था। मंदिर बोगनाग के बारे में मान्यता है कि कोई भी कार्य करने से पहले इस मंदिर में श्रीफल जरूर चढ़ाना पड़ता है, यानी कि बोगनाग देवता की अनुमति लेना जरूरी है, नहीं तो बाधा उत्पन्न जरूर होती है। लोगों का कहना है कि मंदिर तोड़ने की वजह से ही ये देवदोष लगा है। हालांकि अब स्थानीय लोगों की मांग पर उस जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पे मंदिर बनाओ। इन लोगों ने सब जो उसका विरोध कर दिया। विरोध करा तो आज उनको उनके सामने उनका जो है नतीजा मिल रहा है। ये भगवान श्री बोगनाग की भूमि है और जो हमारा प्रतिष्ठित देवता है इस क्षेत्र का, अगर वो लोग उसको मानेंगे नहीं तो उनके कार्य में बार बार जो विघ्न बाधा आती रहेगी। और दूसरी बात है कि हमारे सारे क्षेत्र के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अति शीघ्र जितने भी हमारे भाई अंदर जो बंद हो रखे हैं टनल के अंदर, अति शीघ्र वो जो बाहर आ जाएं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का भी कहना है कि बाहरी लोग राज्य में आकर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कंपनी को समय रहते इस मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए था। नहीं, देखिए, कंपनी को पहले बनाना चाहिए था। आज बना के अब क्या फायदा। 40 लोगों की जानें सांसद में फंस गई। टनल बार बार अवरोधित हो रही है। अगर ये लोग पहले बना देते, कंपनी बना देती पहले मंदिर, तो मैं समझता हूँ ये स्थिति न होती। और जितने भी बाहर के ठेकेदार लोग आ रहे हैं, ये लोग हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। सरकार को इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार की निगाहें इस वक्त इन 41 श्रमिकों को बचाने पर टिकी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
हालांकि बीच बीच में ऑगर मशीन को बंद भी करवाकर काम रुकवाया भी जा रहा है और इसकी वजह यही है कि मशीनों की वाइब्रेशन के कारण मलबा और अधिक गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक पाइप लोगों तक पहुंच पाते हैं और कब तक सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम कामयाब हो पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नथानी और देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में राजकीय शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई दूसरे कार्य प्रभावित हो चले हैं। जैसे कि स्कूलों में प्रभारी प्रधानाचार्य ने पद छोड़ा है, तो वहीं खेल विभाग के द्वारा आयोजित किए जा रहे खेल महाकुंभ पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा 33 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन की वजह से अब कई दूसरे कार्य भी प्रभावित होने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले स्कूलों में 90% प्रभारी प्रधानाचार्यों के पद छोड़ने से प्रधानाचार्य का कार्य कई स्कूलों में प्रभावित हुआ है। तो वहीं जिन शिक्षकों पर खेल महाकुंभ की तैयारियां करवाने का जिम्मा था, वो भी अधूरा रह गया, जिसे देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें शिक्षकों को कर्मचारी आचरण नियमावली की याद दिलाई गई है। साथ ही जो प्रभारी प्रधानाचार्य अपना पद छोड़ चुके हैं, उनके वेतन कटौती की भी बात सामने आ रही है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी काम को करने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी के पास एक कार्य है तो दूसरा कार्य करने के लिए अगर कार्यहित में, जनहित में उसको निर्देश दिए जाते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता, उसको करना ही है। और उसके लिए हमने लिखा भी है कि अगर कोई मना करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें कोई दुविधा नहीं है किसी तरह की। अगर कोई काम नहीं करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबको तनख्वाह मिल रही है और तनख्वाह का जो एक हम कहें कि न्यायिक जो एक नैतिक जिम्मेदारी है वो सभी को पूरी करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग काम को करेंगे। लेकिन राजकीय शिक्षक संघ का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन था, उस आंदोलन के चरण पूरे हो चुके हैं। अब केवल शिक्षक सेक्शन कार्य ही करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। और जहां तक प्रभारी प्रधानाचार्यों के वेतन पर रोक लगाने की बात है, तो वेतन विभाग नहीं काट सकता है, क्योंकि शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में है और वे सेक्शन कार्य कर रहे हैं। लगभग हमारे जो है 90% से ऊपर प्रधानाचार्यों ने जो प्रभार था वो त्याग दिया है संगठन के कहने पर। और रही वेतन कटौती की बात, तो वेतन तो किसी दशा में काट ही नहीं सकते हैं। जो विभाग शासन का जो निर्देश था, जो शासनादेश थे, हम उसी शासनादेश के तहत काम कर रहे हैं। शासन का निर्देश था कि बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे विभाग का आदेश था कि जो खेल महाकुंभ है उसमें राज्य के जो शिक्षक के सदस्य हैं वो प्रतिभाग नहीं करेंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं। जो हमारे आदरणीय महानिदेशक जी ने, उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित होंगी, तो हमने तो पहले स्पष्ट कहा कि जितने भी छात्र से संबंधित कार्य होंगे वो कतई प्रभावित नहीं होंगे। प्रैक्टिकल होंगे तो हम प्रैक्टिकल कराएंगे। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन से न सिर्फ शिक्षा विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि खेल विभाग भी शिक्षकों के आंदोलन से परेशान है। दरअसल शिक्षकों के आंदोलन से खेल महाकुंभ के आयोजन पर ब्रेक लग गया है। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के शिक्षक गणों द्वारा खेल महाकुंभ को न कराए जाने या उसमें सहयोग न करने की बात जो है वो निकल कर आई है, जिसके कारण से न्याय पंचायत स्तर पर हो रहे खेल महाकुंभ जो 14 या 15 तारीख तक में सभी जनपदों में पूर्ण हो जाने चाहिए थे, वो उनके इस धरना प्रदर्शनों के कारण, सहयोग न देने के कारण वह हो नहीं पाए हैं। शिक्षकों की मांग के आगे ना तो शिक्षा विभाग झुक रहा है और ना ही शिक्षक पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार कब इसके बीच का कोई समाधान निकालती है, ताकि व्यवस्थाएं भी प्रभावित ना हो और शिक्षकों की मांग पूरी हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है, लेकिन शहर के मौजूदा हालात स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। दून शहर की वीआईपी रोड में शुमार राजपुर रोड का हाल ये है कि शिविर का पानी खुले में बह रहा है, साथ ही लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है और वो पानी मौजूदा व्यापारियों की दुकानों में भी पहुंच रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो व्यापारियों ने खुद शिविर के पानी की अस्थायी व्यवस्था भी की, लेकिन अब बदबू और मच्छर परेशान कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और आज एक नया सवाल और इस वक्त खड़ा है कि इस वक्त हम खड़े हैं मेन राजपुर रोड पर और जहां से आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के लिए भी एक रास्ता जाता है, बगल में ही सचिवालय है और इस वक्त हम खड़े हैं राज प्लाज़ा में। जो राज प्लाज़ा बहुत ही एक पुराना स्थान है जहां पर तमाम लैपटॉप्स, फ़ोन वगैरह सब खरीदारी करने के लिए सब यहाँ पर आते हैं, मगर यहाँ के जो हालात हैं वो इस वक्त बद से बदतर बने हुए हैं। हमारे पास कुछ व्यापारी यहाँ पर खड़े हैं जो पिछले एक महीने से परेशान हैं। यहाँ पर सीवर का जो पानी है वो रोडों पे आ चुका है और इनकी दुकानों में घुस रहा है। लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई भी यहाँ पर हल नहीं निकाला जा रहा है। इस वक्त व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स का मैं संयोजक भी हूँ। हमारी एसोसिएशन बनी हुई है और सब मेरे संगी साथी हैं और पिछले एक महीने से लगातार हम परेशान हैं और एक महीने से तो परेशान हैं ही और समय समय पर सरकार को, प्रशासन को राज प्लाजा की समस्याओं को लेकर हम चेताते भी रहे हैं। इस वक्त स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सीवर लाइन का पानी जो पीछे से आ रहा है आगे की ओर, उसका कहीं नाका बंद है जहाँ से वो आगे नहीं जा पा रहा, तो ये सारा सीवर लाइन का पानी तमाम दुकानों में घुस रहा है। शासन प्रशासन को लगातार हम जाकर चेताने का काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन सुनने को कोई तैयार नहीं है। इससे पहले भी समस्या आई तो खजानदास जी पिछले 4 महीने पहले एक बार यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने तो फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आज की स्थिति है, व्हाट्सएप पे उनको संदेश भेजते हैं, वो देख तो लेते हैं, ब्लू टिक भी आ जाता है, इसका मतलब उनको हमारे संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और ये सामने आप अगर देखते हैं तो ये सामने जो है जल निगम का ऑफिस है जहाँ से सीवर की सारी समस्याओं का समाधान निकलता है पूरे प्रदेश के साथ साथ महत्वपूर्ण तरीके से देहरादून की बात करें तो वहाँ पर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री आवास बगल में है जो सारा दिन यहाँ से मंत्री संतरी सब मुख्यमंत्री यहाँ से लगातार गुजरते हैं। जब हमने समस्या ये पैदा हुई हमने जाकर को अवगत कराया, उस वक्त अवगत कराया जब यहाँ पर राष्ट्रपति जी का गुजरना था तो उन्होंने आकर टेम्परेरी काम यह किया कि सीवर लाइन को अंदर से बंद करके आगे का रास्ता बंद करके, अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से जहाँ ये फूल पौधे लगे हुए हैं इस नाली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा सीवर का पानी अब इस सड़क इस तरफ जा रहा है और रॉक कॉम्प्लेक्स का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। इस तरफ ग्राहक आने की स्थिति बंद हो चुकी है, कोई ग्राहक नहीं आने को तैयार है यहाँ पे। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने का जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी इस वक्त बह रहा है। यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत जो फूल लगाए जाते हैं और जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनमें गंदे सीवर का पानी यहाँ पर बह रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हालात हैं यहाँ पर, इतनी गंदी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। शासन प्रशासन को लगातार यहाँ पर चेताया गया है, बताया गया है, कंप्लेन की गई है, लेकिन कोई भी पिछले एक महीने से इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। और कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, व्यापारी हैं। भाई साहब, आपका नाम? हरदीप सिंह। पिछले एक महीने से आप लोग सब कंप्लेन भी कर रहे हैं तो कोई मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये अमरजीत जी ने काफ़ी बार शिकायत करी है लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी जो यहाँ के विधायक हैं वो जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए, ये पानी गंदा हमारी दुकान के अंदर जाए तो कस्टमर कौन आएगा यहाँ पर? अब मेन राजपुर रोड है, VIP रोड है। कुछ और भी साथ यहाँ पर व्यापारी हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। कल हम सब लोग वाटर बॉक्स गए थे, वहाँ पर हम लोग बैठ कर आए हैं। 4-5 दुकानदार गए, उन्होंने कहा जी ये जो काम है स्मार्ट सिटी का काम है। स्मार्ट सिटी को उन्होंने लेटर लिखा था 4 तारीख को, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया इनके पास भी। इन्होंने कहा जी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से मिलो, उनका ऑफिस है कोलागढ़ रोड पे। अब हम कोलागढ़ रोड पे जाएँ, अपनी दुकानदारियाँ देखें और यहाँ का हाल देखिए। ये जो बाउंड्री है ये हम दुकानदारों ने बनवाई है, वरना ये पानी जो है सारा नदी की तरह बह रहा था। अब आप देखिए यहाँ से कोई आदमी कैसे उस दुकान के अंदर जाएगा। और हम शिकायत कर करके थक गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जब ये स्मार्ट सिटी बन रहा था, ये टाइल बिछ रही थी, इन्होंने कहा था यहाँ पर हम स्टेयर्स बनाएंगे ताकि आपके कस्टमर ऊपर स्टेयर से चढ़ें। उस दिन हमने कहा था 14 अगस्त की बात है ये, रात को जब काम पूरी रात हुआ हमने कहा ये भी बना दो, इसको बाद में बनाएंगे। और आज इस बात को 3 महीने हो गए, कोई यहाँ पर देखने तक नहीं आया। एक खड्डा करके छोड़ रखा है, इसमें लोगों की रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ी निकलनी मुश्किल हो जाती है। 10-10 आदमी धक्का लगाते हैं तब गाड़ी निकलती है और यहाँ से सब पेड़ भी उखाड़ के ले गए हैं। डेंगू की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पानी जमा है ना। अभी हर कोई इस चीज़ से अवगत है पूरी तरीके से कि कितना अभी उत्पात डेंगू से हमारे शहर में और पूरे उत्तराखंड में मचा है। ठीक है, अब आप देखो जो रुका हुआ पानी को सरकार ने इतने पैसे लगाए, इतनी मुहिम स्टार्ट करी थी कि
सब जगह डेंगू से लोग बचें, घरों में पानी इकट्ठा ना करें। ये तो हमारे सामने हमारे सिर के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका कोई क्या करेगा? इतनी गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे देखो जरा, पूरा सीवर का पानी है, इतनी स्मेल यहाँ पर है। आप और हम ये जो बाइट ले रहे हैं, यहाँ पे देखो हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे खुली हवा में, इतनी यहाँ पर स्मेल है। कल को यहाँ से दोबारा से डेंगू पनपेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो अभी टेम्परेरी यहाँ पर ये पानी है, सीवर का पानी सीधा यहाँ से निकलता है, पर यहाँ पर अभी टेम्परेरी काम के लिए यहाँ पर जितने व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी गई है, ताकि ये जो सीवर का पानी है वो इनकी दुकानों तक ना जाए। पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी पूरा यहाँ पर शुरू हो चुका है आना, और धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा, फिर ये दोबारा से यहाँ पर दुकानों के सामने जाएगा। तो जो मेन मुद्दा है यहाँ पर ये है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ पर स्मार्ट सिटी देहरादून बनाने का काम किया गया, मगर हालात जो ग्राउंड जीरो पे हैं वो जस के तस हैं, और लोग अभी भी परेशान हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी कब बनेगा। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए सुशांत सिंह। रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय राज्य विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एनसीईआरटी के अपर निदेशक और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप बत्रा शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने बताया कि विभिन्न जनपदों से लगभग 400 छात्र छात्राएं अपने मॉडल लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए छात्रों को विज्ञान सिखाने का मौका मिलेगा और कई तरह की चीजें उन्हें सीखने को भी मिलेगी। इसमें विभिन्न संस्थाओं से निर्णायक भी हमने लगाए हैं। तो ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम है। बच्चों की जो विज्ञान के प्रति अभिरुचि है, उनकी सोच है, उसको दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध जितने विद्यालय होते हैं उन बच्चों के वो प्रतिभाग किया जाता है। ये स्तरीय विज्ञान महोत्सव में आज मैं पहुंचा हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की का एक ऐतिहासिक स्थल है, एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो छात्र पढ़े हैं आज IAS हैं, IPS हैं और कहीं कमिश्नर है और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। एक ऐतिहासिक स्कूल है हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चों ने मॉडल्स जो बनाए हैं बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया है। पंच पूजाओं के 5वें दिन शनिवार को रावल स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया था। उसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी मंदिर प्रांगण में लाए गए और दोपहर 3:33 पर धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो चुका है। और इस दौरान जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए तो पूरे धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। इस बार 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक रही। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि नवंबर में बारिश की एक्टिविटी काफी कम देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तापमान भी सामान्य बना रहेगा। हालांकि मैदानी जिले देहरादून उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है और न्यूनतम तापमान सामान्य 1 डिग्री कम है। ऐसे मौसम में सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और अभी तक देख रहे हैं कि पूरा मौसम करीब करीब ड्राई चल रहा है। अगर पूरा सीजन की बात करें 1 अक्टूबर से आज की डेट तक जो है तो करीब -36% वो चल रहा है, और मंथ की बात करें नवंबर की तो वो भी -45% पे है। तो जो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी है वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, सामान्य से कम है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो नवंबर का मंथ की अगर बात करें या दिसंबर की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल है वो सबसे कम है। अगर आप ओवर मंथ के कंपेरिजन में देखेंगे तो करीब 6.4 जो है नवंबर में एवरेज रेन मिलती है हमको। इसी तरह अगर दिसंबर में देखें तो थोड़ा बढ़ता है, 17.6 के आसपास वो रहता है। तो कमी एक्टिविटी इन मंथ में होती है, और देख ही रहे हैं कि जो है करीब करीब ड्राई अभी वो चल रहा है। आगे 8 से 10 दिन भी बात करें तो ड्राई रहने वाला है। रेन की या जो है स्नोफॉल एक्टिविटी की संभावना नहीं लग रही उत्तराखंड में। वहीं देहरादून में आरटीओ कार्यालय ने सेल परचेज एजेंसी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई भी डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए बिना वाहनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण करवाना पड़ेगा और प्राधिकार पत्र लेना होगा। अभी तक जो पुरानी गाड़ियां लोग बेच रहे थे, या तो वो नई गाड़ियों के डीलरों को लौटा रहे थे या फिर सड़क पर जितने लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी उन लोगों को बेच रहे थे।
1 अप्रैल 2023 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश कर दिया है कि जितने भी पुरानी गाड़ी के डीलर हैं जिसके खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं उनको आरटीओ कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है और इसके अंतर्गत सिर्फ ऑनलाइन उनको आवेदन करना है और कुछ शर्तें हैं जिसका कि अनुपालन करना है। अगर वो शर्तें पूरी करते हैं तो उनको हमारे द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। इन डीलरों को लाइसेंस देने से आम जनता को ये फ़ायदा होगा कि वो सही जगह पर अपनी गाड़ी बेचेंगे, उनको सही दाम मिलेंगे गाड़ियों के, और गाड़ी बेचने के बाद वो प्रॉपर तरीके से दूसरे लोगों के नाम पर ट्रांसफ़र होगी। वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईएनटी, न्यूरोसर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर 2 मरीजों की ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किए हैं। डॉक्टरों की सफलता यह है कि ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन किया गया वो नाक के जरिए बिना चीरफाड़ के किया गया है। दोनों ऑपरेशन अलग अलग दिन 4 घंटे में सफल तरीके से पूरे किए गए हैं। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में भर्ती है और रिकवर कर रहे हैं। आँखों की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से आँखों की प्रॉब्लम थी। पिथौरागढ़ लेके गई थी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से रिफेयर कराया हल्द्वानी से रिफेयर कराने के बाद यहाँ से भी मतलब 1 महीने के बाद मुझे रिफेयर करवाने वाले थे। किसी भैया मतलब थ्रो पत्रकार भैया की वजह से यहाँ पे उनका एडमिट किया गया है, ऑपरेशन भी हो गया है और मतलब बहुत अच्छी तरीके से। सर्जरी का हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरो सर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं, जो एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है और सब कंट्रोल वहीं से होता है। तो वो जो गांठ थी वो वहीं पे थी। और इसको जो मरीज़ हमारे पास है उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन सर दर्द और विजन, जो आँख की रोशनी उसकी बिल्कुल बहुत ही कम हो गई थी। तो हमने 2 तरीके से ऑपरेशन होते हैं। एक तो पहले आज से 10-20 साल पहले पूरा ब्रेन खोलकर जाते थे, जिससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी, पेशेंट कई बार आता ही नहीं था, आउट ही नहीं आता था। अब जो रिसेंट एडवांसेस हैं कि ये नाक के थ्रू अपन एक हड्डी तोड़नी होती है और सीधा हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी के हिम्मतपुर मल्ला में ग्रामीण पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि पेयजल की आपूर्ति के लिए क्षेत्र में टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे हैं। ऐसे में नाराज लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा ट्यूबवेल आए दिन खराब होता रहता है, बावजूद इसके संस्थान की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वर्तमान में ही करीब 6 महीने के अंदर में 3 बार खराब हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी व्यवस्था सही नहीं की गई है। अगर टेक्निकल चीज़ है खराब होती है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती है किसी चीज़ की, हमें इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से शासन से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ऊंचा पुल के टैंकी से यहाँ तक की लाइन जो है वो सुचारू कर दी जाए, जिससे कि इसके खराबी आने पर उससे जल की पूर्ति हो सके और जनता जो है परेशान होने से बच सके। ऊंचा मैंने ट्रांसपोर्ट नगर में कल टाइम दिया था, मैं फिर वहाँ से हो करके वहाँ बोल करके मैंने कहा यार वहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ को आ गया था। दूसरी बात यह है हिम्मतपुर मल्ला का जो ये कह रहे हैं कि नहीं गया, हमने परसों ही निरीक्षण किया। एक्शन साहब भी खुद आए थे वहाँ, एई साहब भी गए थे, एक्शन साहब भी गए थे। वहाँ वो ट्यूबवेल जो है गंदा पानी फेंक रहा है। वहाँ अभी 10 दिन भी नहीं हुए मोटर डाले हुए, नई मोटर डाली गई है, लेकिन वो गंदा पानी और जो रेता बजरी आ रही है उसमें, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और हमारी मेन लाइनें बंद हो जा रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसे में सामने आई कंपनी की बड़ी लापरवाही। सुरंग में 40 नहीं 41 श्रमिक फंसे। स्थानीय लोगों ने हादसे को बताया दैवीय प्रकोप। राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन से प्रभावित हो रहे कई काम, 90% प्रधानाचार्यों ने छोड़ा पद। खेल महाकुंभ पर भी पड़ रहा असर, विभाग ने नियमावली की दिलाई याद। दोनों स्मार्ट सिटी के काम से जनता परेशान, निर्माण कार्यों पर आम जनता उठा रही सवाल। व्यापारियों ने बताई वीआईपी रोड के हाल। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, 4 धाम यात्रा का भी हुआ समापन। ऐतिहासिक रही इस बार की यात्रा। और राजधानी में उत्तर प्रदेश डीपीएसपी की पत्नी की हत्या, बेटे ने लोहे की रोड से हमला कर मां को उतारा मौत के घाट। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा आरोपी।